बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसराइल के लिए अब तक की जितनी तबाही है सबको ज़रा एक साइड पर कर दें। सबसे बड़ी तबाही वहाँ पर फूड की, खुराक की आने वाली है। असल में इसराइल का जो 98% खाना या फूड है वो 3 पोर्ट से आता है। अब सूरत हाल ये है कि इसराइल एक जंग शुरू करने जा रहा है हिजबुल्लाह के साथ, और उस जंग के बाद जो लड़ाई होगी उसके बाद सबसे बड़ा जो तबाही का मामला सामने आएगा वो आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वो है इसराइल के अंदर खुराक का बहरान पैदा होने वाला है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि हिजबुल्लाह ने टारगेट करनी है इनकी पोर्ट्स को ख़ास तौर पर। इस वक्त हालत ये है कि आज हिजबुल्लाह ने जो इन पर हमला किया उसके बाद से वहाँ पर पैनिक फैल गया है और लोगों को शायद अंदाज़ा हो चला है कि असल में अब हमें फूड का ज़ख़ीरा कर लेना चाहिए। एक तो देखिए फूड ऑलरेडी महंगा हो गया क्योंकि रेड सी से तो माल आ नहीं रहा, तो दूसरी साइड से माल आ रहा है, उसकी कॉस्ट डबल हो गई है, चीज़ें डबल हो गई, इंश्योरेंस, फ्रेट, तमाम चीज़ें, और मिल भी कम तादाद में रही हैं चीज़ें, क्योंकि इसराइल के अंदर इस वक्त कोई भी एक्सपोर्ट करने को यानी रिस्क लेने को तैयार नहीं। अब इन्होंने आज जो हमला किया है वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक था कि इन्होंने मैरून एयरबेस के ऊपर हमला किया, वहाँ पर रॉकेट्स मारे हैं, और इन रॉकेट्स की वजह से इसराइल की ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो सेंटर था यहाँ पर मौजूद था, ये मैरून एयरबेस पूरी की पूरी उन्होंने तबाह कर दी है। अब इसराइल के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये बना हुआ है कि ये बेस असल में बहुत सारी चीज़ों के लिए मैनेज होती थी, और इसराइल में अंदाज़ा ये हुआ है लोगों को अगर ये अपनी एयर बेसिस की हिफाजत नहीं कर सके, चूँकि इसराइल में इस वक्त तबाही का माहौल है, फौजी आप जानते हैं कितनी बड़ी तादाद में बिल्डिंग्स तबाह हो गई, उसके अंदर ही वो सारे फौजी इनके मारे गए, ये 28 क्लेम कर रहे हैं, जबकि दूसरी साइड से कहा जा रहा है कि 70 से 100 के दरमियान फौजी मारे गए, और इसीलिए तो पूरे इसराइल में शोक का समा है। लेकिन अजीब बात यह है कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो आसमान पर पहुंचने वाली है, और इसीलिए इसराइल के अंदर लोगों ने खुराक को तेज़ी से ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो डुअल नेशनल है वो तेज़ी से मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, और वो बड़ी तादाद में, इवन कि आप सोच लें कि जो फ़्लाइट्स हैं वो ओवर बुकड हो चुकी हैं, उनके जो रेट्स हैं फ़्लाइट्स के वो आसमान पर पहुंचे हुए हैं, टिकटें नहीं हैं ख़रीदने के लिए। यानी इतनी बुरी सूरत हाल हो गई है कि आप सोचें कि कोई ऐसी फ़्लाइट नहीं रहेगी जो बुक ना हो। लोग छोड़ कर जा रहे हैं मुल्क, कोई रशिया वापस जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कुछ जा रहा है, और बहुत सारे लोगों ने इसराइल में एक अजीब बात हुई है कि जो प्रॉपर्टी की कीमतें हैं वहाँ पर तकरीबन इस वक्त 50% प्रॉपर्टीज़ की कीमतें गिर चुकी हैं। गजा में नहीं, फ़लस्तीन में नहीं, वेस्ट बैंक में नहीं, इसराइल में ये सूरत हाल है। 50% से ज़ायद कीमतें गिर चुकी हैं। मिसाल के तौर पर एक प्रॉपर्टी पाकिस्तानी रुपीस में अगर हम देखें तो 8 करोड़ की थी कभी, अब वो सिर्फ 3 महीने के अंदर 4 करोड़ में बिक रही है, और वो भी कोई खरीदने को तैयार नहीं है, क्योंकि देखिए इन्वेस्टर भाग गया है सारा, वो सारे का सारा भाग कर मुल्क चला गया दूसरे, और ये जो लोग वहाँ पर रह गए उन्होंने खुराक का ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया है। अब सबसे बड़ा इशू ये खड़ा हुआ है कि जिन लोगों को 75 साल मेहनत करके दुनिया के डिफरेंट ममालिक से लाकर यहाँ पर बसाया गया, सोचिए आप अंदाज़ा कर ले कि वो सारे एक एक करके पंछी उड़ना शुरू हो गए हैं। अब इसराइल के लिए जो सबसे बड़ी हमाकत ये है कि ईरान ने अब वार्निंग इनको जारी की है कि आपने इसराइल के कहने पर यमन की जंग छेड़ दी है। अमेरिका को ये बात अंदाज़ा हो चली है कि असल में यमन की जो लड़ाई है वो हमारे लिए ट्रैप बनता जा रहा है। अमेरिका दिखाने के लिए कहता है मैंने ऑपरेशन किया, लेकिन उस ऑपरेशन के अंदर वो कहते थे मैंने हमला किया है, मिसाइल मारा है, मेरे जेट्स गए हैं, लेकिन अगर आप ग्राउंड पर देखें तो उसका कोई असर नहीं नज़र आ रहा। ये बड़ी अजीब बात है, और ये बात हजम भी नहीं हो पा रही लोगों से कि शायद वो इसराइल को पागल बनाने के लिए कहते हैं कि हमने हमला किया, वो जंग को बढ़ाना नहीं चाहते। उधर यमन वो तबाही कर रहा है, उनके ड्रोन्स उनके आ रहे हैं, उनके मिसाइल आ रहे हैं, और चीखें निकल रही हैं उनकी, और कह रहे रास्ते मोड़े। ये कभी हमने देखा था पहले? लोग इस वक्त पैनिक बाइंग कर रहे हैं, इसको कहते हैं पैनिक बाइंग। पैनिक बाइंग ये होता है कि उनके स्टोर्स पर सामान ख़त्म हो गया, लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, इकॉनमी उनकी डाउन है, जॉब्स जा रही हैं। पहली मरतबा ये सूरत हाल हुई है कि सारे का सारा मामला उलट है। और देखिए जो जंग शुरू हो गई है इसराइल की, देखिए इन्होंने तैयारी नहीं की थी, यानी इन्होंने शायद इनकी इंटेलिजेंस मालूमात वीक होने की वजह से उस लेवल की तैयारी नहीं की। ये समझते रहे आज से पहले कि जी यमन कुछ भी नहीं, इनको तो पता ही नहीं था यमन क्या बला है,
अभी आप अंदाज़ा कर लें कि हम अगर सिर्फ सादी कैलकुलेशन कर लें, ये इसराइल में खाने का इस वक्त बहरान पैदा हो गया है। सबसे बढ़कर इसराइल की एक फैक्ट्री के ऊपर हमला किया, मिसाइल जाकर लगा है और रॉकेट्स और मिसाइल लग रहे हैं जहां पर उनका एग्रीकल्चर का सामान था जिससे उनकी प्रोडक्शन होती है, वो सारी की सारी नुकसानदेह साबित हुई। उसके अलावा जो इन्वेस्टर था वो पैसा लेकर निकल गया। अब दुनिया में हो ये रहा है, मैकडोनल्ड हो या कोई और हो, जो लोग भी इसराइल की हिमायत करते हैं उनके खिलाफ इस वक्त कैंपेन उरूज पर चली है। आप सोचें, जो बाइडेन जैसा शख्स इलेक्शन हारने वाला है इसराइल की हिमायत में, और यूरोप के जितने बड़े ममालिक हैं उन्होंने कह दिया है कि हमने इसराइल का साथ नहीं देना, बहुत सारे ममालिक ने, क्योंकि वहां पर इलेक्शन हो रहे हैं और वो भी इलेक्शन हारने वाले। अब आप सोचें जरा, एक तरफ तो ये मामला है, अगला मामला इससे ज्यादा खतरनाक है। फिर लड़ाई ये हो जाएगी कि इस वक्त इंटरनेशनल वाटर्स हो या कुछ हो, जब आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई का आगाज कर लेंगे बड़े पैमाने पर, तो फिर आप बताइए कि सूरत हाल क्या होगी। अभी तो आप सोचिए कि रशिया के साथ इन्होंने लड़ाई करनी है, यानी इजराइल ने लड़ाई करनी है, तो उसके बाद क्या होगा। ये जो 3 पोर्ट्स हैं, जब इन पर हमला होना शुरू हो जाएगा तो फिर आप इस बात को छोड़ दें, फिर ये भूल जाएं सारी बातें कि जी वो किसका शिप आ रहा था, किसका जहाज आ रहा था। अभी तो ये है ना कि यमन ने कहा है कि हमने अमेरिका का, बरतानिया का या इसराइल का शिप, इनको नहीं छोड़ना। पहले तो वो सिर्फ इसराइल के लिए कह रहे थे। अब जब जंग छिड़ जाएगी तो फिर वो ये बात नहीं कहेंगे कि फिर ये क्या मामला हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस जानिब हो रहा है। वो फिर सब पर हमले करेंगे, और वो जब सब पर हमले करेंगे तो फिर वो कंट्रोल में आने वाली सूरत हाल नहीं होगी। फिर तो इसराइल की पोर्ट्स के ऊपर कोई भी शिप आएगा उस पर ताबड़तोड़ हमले होंगे, और वो खाने का सामान लेकर आए कुछ आए। इन्होंने असल में एक और भी बड़ी अजीब बात है कि गजा के अंदर अब वो कह रहे हैं कि लाखों के हिसाब से लोगों की बॉडी जो है वो जवाब देने वाली है, और खाने पीने का उनके पास सामान है। ये यूनाइटेड नेशन ने कहा, उन्होंने कहा हालात वहाँ के बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, तो जब वो लास्ट मोमेंट देखेंगे कि हमारे पास कुछ नहीं है तो इसराइल पर चढ़ दौड़ेंगे। तो इसराइल को अंदाज़ा नहीं है कि लड़ाई की अब तो नौयत, लोगों को ये बात समझ आ गई है कि जब आपने सर्वाइवल की जंग लड़नी हो, देखिए अफगानिस्तान में सर्वाइवल की जंग थी, तो उन्होंने कहा था कि आज अगर हम हार गए ना तो फिर उसके बाद अफगानिस्तान, पठान जो है वो अफगानिस्तान से ख़त्म हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा वो कैसे होंगे, ये तो दूसरी हुकूमत आ गई। उन्होंने कहा ऐसे इनको भी वो खा जाएंगे। तो उन्होंने फैसला किया कि सर्वाइवल की जंगें लड़ाई करें। एग्जैक्टली यमन के साथ भी ये सूरत हाल हुई। यमन ने तो कहा है कि बड़ी ताकतों का कब्रिस्तान है यमन, और वो बात सच साबित हुई, तो वो लड़ें। लड़ाई के लिए आपको चाहिए होता है जिगरा, आपको टेक्नोलॉजी मैटर नहीं करती। बहुत सारी जगहों पर टेक्नोलॉजी अगर मैटर करती होती तो इसराइल के पास कम है, अमेरिका के पास कम है। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त इसराइल में बहरान ये है कि इम्पोर्टर भी जो है, वो सबसे बड़ी बात है, इम्पोर्टर जो है, जो माल मंगवा रहा है, वो ये सोच रहा है कि माल मैं ऑर्डर करता हूँ आएगा नहीं आएगा, पैनिक बाइंग है, हालात ख़राब हैं, स्कूल्स का पता नहीं, और पूरे मुल्क के अंदर अवाम सड़कों पर निकली हुई है। वो कह रहे नेतन्याहू को घर जाओ तुम, शदीद गुस्सा, और सबसे बढ़कर ताबूत उठाए जा रहे हैं, जनाजे उठ रहे हैं वहाँ पर। और इतनी बुरी सूरत हाल इसराइल में हो गई है कि आज से पहले हमने कभी ऐसी पोजीशन इसराइल की देखी ही नहीं थी कि वहाँ खुराक, आपने कभी ज़िंदगी में कभी आपको याद है कि इसराइल के अंदर लोग जो है वो जॉब छोड़ कर जा रहे हैं। सोचे वहाँ पर मैन पावर नहीं है। कैसे नहीं है कि जितने इंजीनियर्स हैं, फलाने हैं, उन सबको तो उन्होंने जंग के लिए बुलाया हुआ है, ट्रेनिंग दी हुई है कि आप आए जंग के लिए। क्या खाक उन्होंने जंग करनी है? वो जंग करने के लिए हालत ये है कि बहाने बना रहे हैं। कुछ लोगों ने काम ये किया है कि उन्होंने बीमारी के बहाने बनाकर वो मुल्क से बाहर चले गए हैं, और उन्होंने मुल्क से बाहर जाने के लिए ये कहा। और मज़े की बात यह है कि जो इसराइल के अंदर एक बड़ी तादाद में लोग हैं वो असल में चले गए हैं रशिया वापस। और रशिया के आप जानते हैं कि करीबन 15-16 लाख लोग हैं जो इसराइल में रहते हैं। वो कह रहे हैं कि जी हमने चूँकि हलफ उठाया हुआ है इसराइल के साथ, हमने रूस का, तो रूस इस सारे मामले पर उधर है, तो हम ये कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते कि हम उनके खिलाफ नहीं जाना, क्योंकि हम उधर के भी नेशनल है, इधर के भी हैं, तो कानून इजाज़त नहीं देता कि उनके मफादात के खिलाफ जाए। अब चक्कर ये है कि उनको वो याद आ गया है, तो वो रूस वापस जा रहे हैं। अब सोचे ज़रा कि सारे मामले के अंदर इसराइल कहाँ पर स्टैंड कर रहा है कि जब वहाँ पर खाने का बुरा, ये एक जंग छिड़ी, सोचे उसके बाद इनकी पोर्ट्स पर हमला हुआ तो पूरे मुल्क में क्या होगा, 98% फूड आना बंद हो जाएगा, और कोई बेवकूफ़ी होगा। असल में जो सबसे बड़ी बात है कि वो बेवकूफ़ी के अंदर जो कोई होगा इसराइल का, वो ये समझेगा कि हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने काम ये किया है
कि मुआश के ऊपर हमला करना है। जैसे अर्दुगान ने ये बात कही है कि अगर इजराइल को शिकस्त देनी है तो उसके मुआश पर हमला करो। वैसे अर्दुगान से पूछना था कि आप भी मुआश पर उनके हमला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कि अभी तक आपने इसराइल से मज़े के ताल्लुकात रखे हुए हैं, साथ साथ बयान भी थोड़ा सा एक चला जाता है, हल्का हल्का तिगरुल भी चल रहा है, हल्का हल्का सिस्टम भी चल रहा है, यानी विच्चो विच्चो खाए जाओ तो उत्ते रोला पाई जाओ, ये सिस्टम भी साथ साथ चल रहा है। अगर ये वाकई ऐसी सूरत हाल है तो आप बता दें फिर। लेकिन मामला इतना सादा नहीं होना चाहिए। अर्दुगान को भी अंदाज़ा नहीं है, ये सारे तो असल में इन सबकी निकली हुई है लॉटरी। ये जितनी मुस्लिम कंट्रीज है इनकी निकली हुई है लॉटरी। लॉटरी कैसे निकली है, यहाँ पर अगर ये खा जाते शिकस्त तो क्या इसराइल ने यहाँ पर रुकना था? अभी तक तो पूरा फ़लस्तीन खा जाता, तो सोचे वो खा जाता तो मुसलमानों के मुकद्दस मकामात भी खा जाता। तो जब वो ये खा जाता तो अवाम वहाँ की छोड़ती, वो कहती कि लड़ो जाओ फौज भेजो, ये जो इतना इतना बजट लेते हो एयरफोर्स का फौज का ये सारे भेजो। फिर क्या अर्दुगान, फिर कौन सा मुस्लिम कंट्री, सबको ये कहना था। तो फिर इस सारी सूरत हाल में चुप करके बैठ जाते। ये असल में इनको एक परेशानी सबको लगी हुई है कि अभी तो मामला गरम गरम है, यानी अभी ये सूरत हाल है, ये दबाव डाल रहे हैं कि इसराइल किसी तरह ये जंग बंदी कर दे। इसराइल जंग बंदी करता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि उन्होंने 2 महीने का कहा है कि आप 2 महीने के अंदर। असल में एक बड़ी अजीब बात हुई है, देखिए इसराइल ने पत्ता क्या फेंका, उन्होंने कहा हम से कि आप हमसे डील कर लें 2 महीने की, 2 महीने के अंदर आप काम ये करें कि जंग बंदी कर दे, हम भी कर देते। उस चक्कर में वो कहते हैं होगा क्या कि 2 महीने के अंदर एक तो रेड सी के अंदर भी जाहिर सी बात है फिर वो मामला आना शुरू हो जाएगा, वहाँ पर वो इमदाद जाएगी। उस दौरान इसराइल का प्लान ये है कि कैदी हम सारे छुड़वा लें। कैदी छुड़वाने के साथ साथ हम बहुत ज़्यादा असला ले लें अमेरिका से, हम असला लें, हम खुराक जमा कर लें बहुत ज़्यादा। तो 2 महीने में हम इतनी खुराक दुनिया भर से मंगवा लें कि हम 2-3 साल भी जंग लड़नी पड़े तो कोई मसला नहीं। उसके बाद हम काम ये करें कि इतनी बमबारी करें, चाहे आम लोग मारे जाएं, पूरा फ़लस्तीन गज़ा ये वो, हमें कोई परवाह नहीं होगी। कैदी हम वापस लेकर आ चुके होंगे, अवाम हम पर प्रेशर नहीं डालेगी, तो हम ये काम कर लेंगे। ख्याल उनका ये था कि हमास ये ऑफर मान जाएगी, लेकिन हमास ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, जंग बंदी तो तब होगी जब गजा की पूरी जंग होगी बंद। इसीलिए यमन के साथ भी उनकी कोऑर्डिनेशन है कि आप मारते जाएं, जंग बंदी तब होगी। उन्होंने कहा कि आप हमले बंद करें। उन्होंने कहा ठीक है, इसराइल को कि गजा में जंग बंद कर दे, वहाँ सामान जाने दे, चीज़ें कर दे। फिर हिजबुल्लाह से लड़ाई हुई तो उन्होंने इनकी बेस उड़ा दी, तो उन्होंने कहा कि इनको कहें कि जंग बंदी करें। उन्होंने कहा हम कर देंगे, आप गजा में बंद कर दें। अब हुआ ये है कि इन सब ने एक ही डील कर ली। जैसे अफगान तालिबान ने अमेरिका से कहा था कि आप हमसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बेशक करें, क्योंकि अफगानिस्तान ने नहीं कहा था, अफगान तालिबान ने नहीं कहा था, अमेरिका ने कहा था। तो उन्होंने कहा शर्त हमारी एक है कि आप पहले जंग बंदी करें। अमेरिका ने कहा, उसने कहा आप जाएं, ये काम नहीं करना, आप पहले यहाँ से निकले तब हम जंग बंदी करेंगे। उसने कहा जब तक शराइत तय नहीं होंगी तो कैसे होगा, आप क्या करेंगे? उसने कहा जी आप अशरफ गनी के साथ मिलकर हुकूमत कायम करें। उसने कहा ये हमारा इंटरनल मामला है, हम किसके साथ हुकूमत बनाते हैं किसके नहीं। उसने कहा आप यहाँ पर इस्लाम का निज़ाम नहीं लाएंगे, आप यहाँ पर जमहूरियत लेकर आएंगे। उसने कहा हम आपको कहते हैं आप अपने मुल्क में जमहूरियत छोड़ कर कोई दूसरा निज़ाम लाएं तो लाएंगे, तो आप होते कौन है हमारे मुल्क में बोलने वाले? बोरिया बिस्तर उठाए निकले यहाँ से, आपका काम ही नहीं है, आपका मुल्क ही नहीं है। इस बात पर 2-3 साल मुज़ाकरा लटके रहे, वो खड़े रहे। उन्होंने कहा नहीं, डील तब होगी जब आप यहाँ से निकलेंगे। और करते करते एंड के ऊपर अमेरिका ने फिर सरेंडर कर दिया और वो निकल गए। फिर एंड के ऊपर अमेरिका ने ये डील की कि काबुल के करीब वो आ गए थे। उन्होंने कहा था फिर आप हम पर हमला नहीं करेंगे। तो वो लास्ट डेज में ये बात उन्होंने मान ली उनकी कि हमला नहीं किया। और एक टाइम तो आ गया था कि अमेरिका और अफगान तालिबान के कमांडोज आमने सामने वर्दियां पहनकर खड़े थे, लेकिन उनके अमीर का हुक्म था हमला नहीं करना। इनकी भी सूरत हालत डट गए। उन्होंने कहा जी लास्ट चीज़ है, जंग बंदी होगी। मैं कहा 2 महीने कर ले। पहले ये कह रहे थे 10 दिन 12 दिन, फिर 2 महीने पर आ गए। वो कह रहा 2 नहीं, परमानेंट। और गारंटी देगा कतर, गारंटी देंगे इंटरनेशनल मुल्क, रूस भी बीच में पड़ेगा, सारे पड़ेंगे, सारे गारंटी देंगे, तब हम ये काम करेंगे। अभी तक की सारी जो सूरत हाल है वो ये है कि अब इसराइलियों को ये माल जमा करना पड़ेगा। लेकिन कितनी देर तक आप ये माल जमा करेंगे? आज आपने माल जमा किया, कल को आपको फिर करना पड़ेगा। लास्ट फेज ये कह रहा है इजराइल का कि आने वाले वक्त में चीज़ें इनके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर जा रही हैं। देखिए जो जंग आप लड़ रहे हैं बगैर डायरेक्शन के, डायरेक्शन लेस जिसको कहते हैं, उसमें तो आपके साथ फिर यही हाल होना है।
सो अब हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि अगला मार्का इजराइल कौन सा मारता है, क्योंकि इजराइल ने कहा मैंने सारे मार लिया, मेरे पास मारने के लिए कोई मार्का नहीं है। सो अब कहानी का रुख ये हो गया है कि अब इजराइल में लोग खरीदारी कर रहे हैं और पैनिक बाइंग चल रही है, खौफ से खरीद रहे हैं कि पता नहीं कल को क्या होगा। बाकियों ने सामान बांधा है, कुछ प्रॉपर्टीज़ बेच रहे हैं, कुछ उधर जा रहे हैं, इन्वेस्टर पैसा निकाल रहा है और इजराइल तकरीबन 50 साल पीछे जा रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।